बहुत सारे गैप्स हैं जो लोगों को अवेयरनेस के हवाले से कि अस्थमा का अभी भी नहीं पता। अभी भी इतने सारे मिथ्स हैं कि नहीं जी मुझे अस्थमा नहीं है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे ये होता है ना कि स्टिग्मा बन जाता है, छुपा देते हैं, डायलेमा है, नहीं डॉक्टर साहब अस्थमा नहीं है, एलर्जी है। सो मेरे ख्याल में एक पढ़ा लिखा सा नाम, एक कवर जो है वो एलर्जी के नाम पे जो है अभी भी लोगों में यूज़ किया जाता है। सो ये डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि ये एक बीमारी है, जिस तरह बहुत सारी बीमारियां हैं, इसको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए एंड अगर प्रॉब्लम है तो उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। ऐसे तो बेसिकली आप ये बोलेंगे कि ये है एक बीमारी। जब कोई अस्थमा में मुब्तला होता है तो वो पेशेंट होता है, उसको वही तकलीफ़ें होती हैं जो कि जिसको डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, जिसको कोई घर के नुस्खे घर की चीज़ें इसको ठीक नहीं कर सकती। इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं जो खानी पड़ती हैं, कोई कोर्सेज होते हैं, जैसे आप शुगर की गोली लेते हैं, ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं, उसी तरह अस्थमा की भी कोई चीज़ें होती हैं, मेडिकेशंस होती हैं, कोई इंजेक्शंस होते हैं, तो प्लीज़ बताइए। जी ज़रूर। सबसे पहले तो मैं इसको कहूँगा कि हम इसको 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1, अस्थमा है क्या, हो क्यों जाता है, क्या टेस्ट होने चाहिए, अभी तक ये वाला भी एक हमारा डायलेमा है। नंबर 1, अस्थमा इज़ अ सॉर्ट ऑफ एलर्जी। इसके ये तो अंदर मैंने अपने मोनोलॉग में भी बताया कि इट्स एलर्जी, ठीक है, बट ये होता क्यों? जी, नंबर 1 इट्स मल्टीफैक्टोरियल। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एनवायरमेंटल होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बंदे के अंदर होते हैं, जेनेटिक्स में होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत सारे लोगों को आप सुना होगा, पोलन एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, पेट्स एलर्जी है, कारपेट्स, माइट्स, इतनी सारी चीज़ें हैं, हर एक की अपनी एलर्जी है। किसी को किसी भी चीज़ से हो सकती है और ज़रूरी नहीं कि जिसको एक चीज़ से है उसको सबसे हो। ओके, सो नंबर 1 ये एनवायरमेंटल फैक्टर। नंबर 2 जेनेटिक्स हैं। कुछ लोगों में ये फैक्टर्स होते हैं कि जैसे ही वो उन एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा एलर्जी बनाती है। ठीक है। नंबर 1 नाक से हो सकती है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। एंड नंबर 2 चेस्ट की, जिसके अंदर उनको कंजेशन, कफ, सांस लेने में मुश्किल होना, सांस से कहते हैं सीटियों की आवाज़ें आती हैं, ये बड़ी कॉमन अलामत है। तो और 25% केसेज ऐसे होते हैं जिसमें ये दोनों प्रॉब्लम होते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस यानी नाक की एलर्जी और नंबर 2 सांस की एलर्जी भी। सो पहला तो ये हो गया कि भाई एनवायरमेंटल फैक्टर एंड ट्रिगर्स हैं। नंबर 2 इसको डायग्नोज कैसे करना है। डॉक्टर साहब मैंने तो एक्सरे करवाया, मेरा तो एक्सरे बिल्कुल ठीक है। अब अगर मेरा ये जो सांस का पाइप है ये थोड़ा सा तंग हो गया तो एक्सरे के अंदर ना मुझे कोई निमोनिया के साइन आने हैं ना कुछ आना है, वो बिल्कुल परफेक्ट होएगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने तो एक्सरे भी करवा के देख लिए मेरे, तो वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि इसको टेस्ट करने के लिए कुछ और टेस्ट अवेलेबल होते हैं इसको कंफर्म करने के लिए, उसे हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। वो सिर्फ पल्मोनोलॉजिस्ट के पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। अब अगर आइडेंटिफाई हो गया कि वाकई मुझे प्रॉब्लम है तो फिर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक, इस दफ़ा जो ईयर 2025 का थीम है वो ये है कि इनहेलेशनल ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन। इनहेलेशनल मींस इनहेलर्स, बहुत सारे नाम सुने होंगे। अब इस इनहेलर के साथ अगला मिथ शुरू हो जाता है कि नहीं इनहेलर नहीं यूज़ करना, ये लग जाता है, आदत लग जाती है, ये तो नशा हो जाता है, ये लग जाता है। सो पहली बात फिर वो कहते हैं कि ठीक होता भी नहीं है, सांस लेने में फिर वैसी तकलीफ रहती है अगर इनहेलर ना लो तो। अगर इनहेलर ना लो इजेक्टेड हो जाता है। बिल्कुल। नंबर 1 अगर पहले मैं इंपॉर्टेंस पे बात करूं कि इनहेलर इंपॉर्टेंट क्यों है, मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे है, सांस में। मुझे मेडिसिन पेट में चाहिए कि सांस में चाहिए? सांस में चाहिए। अगर मैं इनहेल करूंगा और वो डायरेक्ट सिर्फ सांस के पाइप में गई और उसको जाके उसने खोल दिया तो मैं तो परफेक्ट हो गया, ना मेरी ये बॉडी में गया, ना मुझे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स आए, मेरे लिए बड़ा परफेक्ट हो गया और मैं बड़ा इमीडिएट और इंस्टेंट रिलीफ के साथ ठीक हो गया। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा मिथ होता है वो जी इनहेलर नहीं लेना, ये लग जाता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब इनहेलर के अलावा आप जो मर्जी लिखते हैं। मैं कहता हूँ इनहेलर में एक तो मिनिमम डोज से ठीक हो जाते हैं। नंबर 2 आप ओरल मेडिकेशन लेते हैं यानी बाय माउथ, वो बॉडी में जाके कुछ पार्ट लंग्स में आता है, वो तो उसको ठीक करता है, बाकी मेरी बॉडी के लिए एक्स्ट्रा है एंड डेफिनेटली दैट्स गोना गिव सम साइड इफेक्ट प्रोफाइल। एंड नंबर 2 और मैं उन्हें कहता हूँ आप ऐसा करें, जाइए शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ के पास जाएँ और उन्हें कहें तुम शुगर की दवाइयाँ बंद कर दो, ये लग जाती हैं, या ब्लड प्रेशर की दवाई बंद कर दो, वो लग जाती है। वहाँ आप सबको एहसास है कि भाई शुगर ठीक होने वाली नहीं है और इसके लिए रेगुलर दवाई खाऊंगा तो ठीक रहूँगा। तो वो एहसास है, तो यही अवेयरनेस हमने यहाँ क्रिएट करनी है कि अस्थमा अगर आपको कंजेशन है और वो सांस रुकावट हो रही है, मेडिसिन लेंगे खुल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, बट मेडिसिन का अपना एक टाइम है, वो जब तक उस टाइम का असर रहेगा
उस मेडिसिन का असर रहेगा, आप ठीक रहेंगे। जब ख़त्म होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम रिकर यानी वापस हो सकती है। मतलब एक ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक। आज हम बात कर रहे हैं एस्थमा के ऊपर, वर्ल्ड एस्थमा डे मनाया जा रहा है। आप अपनी कॉल करके डॉक्टर साहब से अगर कुछ मशवरा करना है, कुछ पूछना है, किसी तकलीफ का शिकार है तो पूछिए, कॉल कीजिएगा। वेलकम बैक। वर्ल्ड एस्थमा डे मनाया जा रहा है और आज उसी टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर अहमद हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइएगा कि एस्थमा के बारे में किसी को पता कैसे चलेगा कि उसको एस्थमा है, क्योंकि एलर्जी भी है ये किस्म की। तो आम बंदे को तो ये लगता है कि उसको एलर्जी हो गई है, तो वो डे बाय डे इंतज़ार करता है, एंटी एलर्जीज़ खा लेगा, कुछ परहेज़ कर लेगा, बाहर नहीं जाएगा, इस तरह की चीज़ें। मगर पता कैसे चलेगा, इसकी अलामात क्या क्या है कि ये एस्थमा ही है? जी, सबसे पहले तो कुछ रूटीन की एलर्जी की अलामात होती हैं, लाइक बहुत ज़्यादा, जैसे हमने पहले बात की, छींके आना या हल्की फुल्की कफ हो जाना कि डस्टी वेदर हुआ और वो बाहर गए और उनको कफ हो गई। अच्छा। अमूमन वो एक आध एंटी एलर्जी, चूंकि वो इतने एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं मेडिसिन लेके, सेल्फ मेडिकेशन एंड डेफिनेटली मेडिकेशन बाय प्राइमरी, आपको भी पता है, आधी से ज़्यादा डॉक्टर है पाकिस्तान, तो खैर पूरे ही डॉक्टर है, सिर्फ आपके पास डिग्री है, उनके पास नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और नंबर 1 तो यही, जब अलामात परसिस्ट करना शुरू हो जाएं कि इस दफ़ा मैं एंटी एलर्जी ले रहा हूँ लेकिन अलामात जा नहीं रही, उसे कहते हैं एवरी कफ गोज इनटू माय चेस्ट, कि पहले तो कफ होती थी, एक आध दिन में ठीक हो जाती थी, बट अब मुझे बहुत ज़्यादा कफ रहने लग गई है, अब मुझे ब्रीदिंग इशू ज़्यादा स्टार्ट हो गए, अब मेरे सांस में से विस्लिंग साउंड आने लग गई हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली देयर इज समथिंग। अब इस चीज़ को जैसे हमने पहले बात की कि एक्सरे के ऊपर नहीं डिटेक्ट कर सकते, इसको टेस्ट करने का एक ही तरीका है, उसके अंदर उसे हम स्पायरोमीट्री कहते हैं, जिसके अंदर एक मशीन के अंदर आप ब्लो करते हैं एंड सांस को वापस इनहेल करते हैं, तो ग्राफ्स बनते हैं। अच्छा। कि जो आपके मेन सांस के पाइप का कैसे ग्राफ हैं, आगे कितना सांस गया, कितना वापस आया, कितनी रुकावट हुई, कितनी लंग्स के अंदर लचक या इलास्टिसिटी थी। अब ये वाला ऐसा टेस्ट है कि जिसको आम आवाम नहीं जानती, वो ये कहती है एक्सरे करवा के देख लो, अगर चेस्ट का कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो एक्सरे में डिटेक्ट हो जाएगा, जबकि ये डिटेक्ट नहीं होता। ये पल्मोनोलॉजिस्ट इसको नंबर 1 उसके ऊपर टेस्ट करते हैं टू कंफर्म कि वाकई एस्थमा है या नहीं है, एंड नंबर 2 टू गेज इट कि एस्थमा है तो किस स्टेज पे है। अच्छा, थोड़ा इसके भी है, stages हैं? डेफिनेटली यस, उसकी कितनी सिविरिटी है, सिविरिटी ग्रेड नंबर 1 2 3 4 5 एंड नंबर 3, उसी के हिसाब से अगर कोई जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है तो फिर उसके बाद फॉलोअप भी उसी टेस्ट पे किया जाता है कि अगर मेडिकेशन ली तो उससे फ़र्क भी पड़ा कि नहीं पड़ा। तो अब अगर नहीं पता होगा तो मैं तो सिर्फ कॉमन अलामात को देखूंगा, हाँ थोड़ा सा खांसी गायब हो गई है, ठीक हो, तो ये बड़ा एक रफ और रूडिमेंट्री सा तरीका है जिसमें बेहतर लग रहा है, बस पहले से बेहतर है डॉक्टर साहब। सर, इसका जो इलाज है वो शॉर्ट टाइम है, कोई ऐसी ट्रीटमेंट है जैसे होती है और उसके बाद ठीक हो जाए, कोई ऐसी प्रोसीजर जो एक बार करा लें और ख़त्म हो जाए, उसके बाद वो वापस ना आए, ऐसा कुछ है इसका? बहुत ही, मैं कहता हूँ पता नहीं कौन सा, कितने नंबर देने चाहिए इस क्वेश्चन को, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं इस प्रोग्राम के तरफ से डेफिनेटली इस पर ज़रा 2 मिनट लेके बात करना चाहूँगा। नंबर 1, मुझे है किसी चीज़ से एलर्जी, ठीक, अगर मुझे किसी चीज़ से एलर्जी है तो पहला काम ये होना चाहिए कि जिस चीज़ से एलर्जी है मैं उसको दुनिया से निकाल दूँ या अवॉइड कर लूँ, ठीक। सपोज़ मुझे कारपेट से है या पेट से है या ऐसे ट्रिगर्स हैं, जैसे मैं एक ऐसी फैक्ट्री में काम करता हूँ जिसके केमिकल से मुझे ये सिम्टम्स होते हैं, अगर तो मैं उसको लाइफ से मॉडिफाई कर सकता हूँ, जैसे हम कहते हैं मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर, तो मैं ठीक हो जाऊँगा, परफेक्ट। अच्छा। लेकिन अगर ऐसे फैक्टर से एलर्जीज या मेरे ऐसे ट्रिगर्स हैं जो मैं अवॉइड नहीं कर सकता, जैसे ठंड है, स्मॉग है, डस्ट है, और इसके अलावा बहुत सारे पॉलन है, अभी आजकल गंदम की कटाई है तो बाहर हवा में बहुत मट्टी महसूस होती है, इस तरह के फैक्टर्स से मुझे पता तो लग गया लेकिन मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता, तो नंबर 2 होता है फिर आगे मैं बॉडी को उसके हिसाब से इम्यून करूं। अच्छा, इम्यून कैसे कर सकते हैं? वैक्सीनेशंस। एलर्जी के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हुए हैं डिफरेंट, वो उसको करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा छक्के नहीं लगते उसमें अच्छा। तो लेकिन ये है कि डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जब आप वैक्सीन करते हैं, वैक्सीन का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी आइडेंटिफाई हो गई, बॉडी को थोड़ी 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 डोज में करके उसका इंजेक्ट करके आदी बनाया जाता है कि वो जब उस तरह का एलर्जन आए तो बॉडी उसको रिएक्ट करके एलर्जी ना बनाए। जब नहीं बनाना शुरू करेगा तो आप ठीक हो जाएंगे। ये तो है परमानेंट इलाज। लेकिन अगर आप फैक्टर भी नहीं निकाल सकते और आपने वैक्सीनेशन या तो अफोर्ड नहीं कर सकते या आपने करवा ली और फायदा नहीं है, इतनी महंगी है इसकी? महंगे से ज़्यादा अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है।
जैसे बड़े सेंटर्स में सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर है, सबसे बड़ा जैसे एलर्जी सेंटर इस्लामाबाद में बना हुआ है। अब कोई बंदा ऐसा है जो बेचारा इस्लामाबाद नहीं जा सकता, या बड़े सेंटर्स में या बड़े सिटीज़ में उसके लिए आना जाना, डेफिनेटली पेशेंट को तो बहुत सारे आपके पास ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान आएंगे, डिफरेंट एरिया से भी आएंगे, अंडर डेवलप्ड एरिया से भी आएंगे, कि वो उतने टाइम तक कंप्लाई नहीं कर सकता। तो सर ये पूरी दुनिया में अस्थमा डे मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया तो में ही उसके बावजूद रिसोर्सेज का हमारे इशू। पास ये रिसोर्सेज ही कम है। रिसोर्सेज तो हमारे पास हर लिहाज से कम है, अगर हम देखें तो। खैर नहीं कमिंग सर, बैक टू, रिसोर्सेज कम कहाँ है? एक बंदे ने 4-4 शादियां की हुई होती हैं, आप कह रहे हैं रिसोर्सेज कम है। बीवियां ज़्यादा हैं, अखराजात उनके पास पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं पूरे करने के लिए, इसीलिए सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो जो ये सारी चीज़ें ये हमारे मुल्क में इन्हीं की कमी है। इसीलिए तो सांस के मसाइल हैं। 4-4 शादियां करेंगे तो सांस तो खुद ब खुद बंद होगा, एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी पक्का बंद कर देंगे। वेरी नाइस। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते एंड वैक्सीनेशन भी करवा ली, या मैं नहीं करवा सकता और उसके बाद भी फ़ायदा नहीं हुआ, देन वी आर लेफ्ट विद द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज ट्रीटमेंट, रेगुलर ट्रीटमेंट। ओके, ठीक, हम हम एक टर्म ऑल अबाउट लाइक जिसके लिए हमने इनहेलर या टैबलेट्स की बात की, और एक वर्ड बड़ा कॉमनली यूज़ किया जाता है और एक्सप्लेन किया जाता है पेशेंट्स को कि इज़ इट क्योरेबल और कंट्रोलेबल। क्योरेबल ऐसा है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए और ख़त्म हो जाए लाइफ से, और कंट्रोलेबल एक ख़त्म नहीं होगा, लेकिन मेडिसिन लेते रहेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। सो अगर आप ऐसी स्टेज में है कि आपको सिम्टम्स चले जा रहे हैं, तो देन डेफिनेटली इट्स कंट्रोलेबल। इसका मतलब आपने मेडिकेशन पे रहना है, तो मेडिसिन लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, और मेडिसिन छोड़ेंगे तो अलामात वापस आने का चांस होता है। तो इसका मतलब आपको फिर मेडिसिन रेगुलर लेनी ये सुनने में आता है कि जिन लोगों की नाक की हड्डी जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है ना, तो उनको अस्थमा का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इज दैट ट्रू? असल में जैसे मैंने पहले बात की थी, एलर्जी की 2 सिम्टम्स हैं, एक सांस की जिसके अंदर कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, एंड नंबर 2 मैंने कहा था नाक की एलर्जी, इसमें बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होएगी, नाक से पानी गिरेगा, जिसे पोस्ट नेजल ड्रिप, केरा, रेशा लोग कहते हैं। अब ये एलर्जी है, अब उसको बहुत सारे लोगों को समझाना नहीं आता। अब किसी को एलर्जी का राइनाइटिस समझाना हो तो बड़ा मुश्किल सा लगता है, और आपको बहुत सारी कॉमन टर्म्स मिलती हैं मार्केट से, तुम्हारी नाक की हड्डी टेढ़ी है, तुम्हारी नाक की हड्डी बढ़ गई है। अब उनको समझाना नहीं आ रहा था कि ये टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी क्या है, कि ये एलर्जी की वजह से आपकी जिल्द अंदर से मोटी, उसे कहते हैं नाक की हड्डी बढ़ गई है। ठीक, तो इसलिए ये वाली अलामात, इसलिए जिन लोगों को होता है, मैंने पहले कहा था 25% केसेस में जिनको नाक का प्रॉब्लम है उनको सांस का प्रॉब्लम भी होगा। तो वो ऐसे लोग, वो लोग हैं जिसका आप कह रहे हैं कि नाक की हड्डी टेढ़ी हो तो साथ में एस्थमा का भी साथ प्रॉब्लम हो जाता है, ये वो लोग होते हैं। सर ये लगता है एक से दूसरे को लगता है? बिल्कुल भी नहीं, ये छूत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगता। यस, जेनेटिकली पॉसिबिलिटी है कि अगर फैमिली में है तो फैमिली में रन करे। बल्कि अच्छा कि आपने इस पॉइंट पे बात किया, तो मैं यहाँ पे करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि छोटे बच्चों में एस्थमा अराउंड 12% ऑफ द केसेस में होता है, और वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं एडल्ट एज में तो सिर्फ 6% में रह जाता है। इसका मतलब आधे बच्चे आउटग्रो कर जाते हैं उसको, ठीक हो जाते हैं बगैर मेडिसिन के भी। अच्छा, लेकिन मेडिसिन के बगैर का मतलब है कि वक्ती जब अलामात हुई तब ले ली, जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और इम्यूनिटी बेहतर होती जाती है, तो वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, सो 50% बड़ा चांस है। तो इसीलिए छोटे बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको पक्का ना होने दें। अगर छोटी सी भी अलामात हैं तो जस्ट गो टू डॉक्टर। उनके तो बेचारों के मासूम छोटे छोटे से लंग्स, छोटे छोटे से उनके लंग्स के पाइप होते हैं, उनको तो बड़ा अच्छे से ख्याल करना चाहिए। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो उसकी वैक्सीनेशन कितने की है और कब कब करवानी चाहिए? कौन से मौसम में, किस मौसम से पहले करवा लेनी चाहिए? जी, एक होती है एस्थमा का पर्टिकुलर ट्रीटमेंट वाली मेडिसिन, उसमें आप एलर्जी सेंटर में जाएंगे, वो आपका टेस्ट करके बताएंगे आपको 2, 4, 5, 6 किन चीज़ों से एलर्जी है। जिससे एलर्जी होगी उसकी पर्टिकुलर वैक्सीनेशन होगी, वो 2 से 3 साल तक फॉलो की जा सकती है, डिपेंड करता है कि कौन सी एलर्जी और कितना टाइम लेगी। सेकंड जो है वो है कुछ मौसमी वैक्सीन्स। मौसमी वैक्सीन से मुराद ये है कि जैसे ही ये सर्दियों का सीज़न आता है कुछ कॉमन इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाती हैं, जैसे फ्लू वैक्सीन, फ्लू होना शुरू हो जाता है लोगों को, निमोनिया होना शुरू हो जाता है, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। अब तो कोविड ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, नई लहर आ गई है, सेकेंड लहर आ गई है, थर्ड लहर आ गई है। तो जिस तरह कोविड का वायरस शक्ल चेंज करता है, इस तरह फ्लू का वायरस भी शक्ल चेंज करता है हर साल। तो जब वो नई आता है तो इसी तरह सितंबर अक्टूबर में पूरी दुनिया में बनती है, पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती है और लगती है। मेरा ख्याल है जो बंदा अफोर्ड करता है, इट्स हार्डली आई थिंक 2500 रुपीज़ की एक वैक्सीन है, लगवानी चाहिए। 30 to 40% चांस कम हो जाते हैं। अच्छा, इन्फेक्शन एक और चीज़, एस्थमा के जो पेशेंट्स हैं जब सोते हैं तो एकदम से ना उनकी सांस रुकती है और वो सोते सोते उठ जाते हैं,
तो ये तो बड़ा पेनफुल प्रोसीजर, आपको भी पता है। तो ऐसे पेशेंट्स क्या कर सकते हैं, कोई उनके लिए कोई आप बता सकते हैं कोई ऐसी बात, कोई टिप, कोई ऐसी मेडिसिन कि वो सोने से पहले ऐसा कुछ क्या करें कि वो जब सो रहे हों बीच नींद में उनका जो है ना वो सांस ना रुके? जब भी अस्थमा की जो अलामात है वो वर्स होती हैं एट नाइट। क्यों? क्योंकि रात में मौसम भी ठंडा हो जाता है और इसके अलावा बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं जो रात के टाइम ज़्यादा होती हैं, तो अलामात भी ज़्यादा आती हैं। सो अगर तो प्रॉब्लम है तो रेगुलर मेडिकेशन लें, जैसे इन्हेलर है, अगर वो 2 टाइम्स लेने के लिए है तो रात को लेंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा, तो वो तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं इन्हेलर्स के साथ। सो मेरा ख्याल है कि अगर किसी को भी इस तरह की अलामात आएँ उसको पल्मोनोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसको देखना चाहिए कि मेरा ट्रीटमेंट किस स्टेज पे है, कितनी सिवियरिटी पे मैं अलामात शो कर रहा हूँ। और अस्थमा का ट्रीटमेंट स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 पे, अलामात ज़्यादा तो मेडिसिन ज़्यादा, अलामात कम तो मेडिसिन ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। ऐसा भी आती है कि आपको बस कभी हो तो मेडिसिन ले लें, वरना लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग जो अच्छा कंप्लायंस शो करें और उनकी अलामात कम हो, वो इस तरह पे भी आते हैं। वाह। सो हम उनको बड़ा गाइड करते हैं और इसके लिए उसे हम कहते हैं रिटन एक्शन प्लान, कि उनको समझाया जाता है आपको अलामात हो तो आपने ये वाला इन्हेलर हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है या ये वाला आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है। अब तो इतनी तरक्की कर ली है, जो रेगुलर वाला है वही हस्बे ज़रूरत के लिए भी आ गया। ऐसे